हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे BSOE 146 द टॉपिक ऑफ फैमिली मैरिज एंड किनशिप। ओके, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से देखिए। लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट कोड डालेंगे, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको अपने रिलेटेड जो भी आपके गेस्ट पेपर से मिल जाएंगे। ठीक है, इन केस अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विच इज 9580023321। ओके गाइस, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रूल्स गवर्निंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। देखिए, मैरिज क्या है? मैरिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हमें हर सोसाइटी में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मैरिज एक सोशली अप्रूव्ड रिलेशनशिप है बिटवीन मेन एंड वुमेन। ठीक है, एक ऐसा रिलेशनशिप मैन और वुमेन के बीच का जिसको सोसाइटी जो है वो एक्सेप्टेंस देती है, अप्रूवल देती है। ठीक है, मैरिज इज गवर्न बाय सर्टेन रूल्स दैट हेल्प मेंटेन सोशल ऑर्डर, फैमिली लाइफ एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। और जो मैरिज होती है वो कुछ रूल्स के द्वारा गवर्न की जाती है। अलग अलग सोसाइटीज में इसको लेके अलग अलग रूल्स होते हैं। अब इन रूल्स की वजह से क्या होता है, सोसाइटी में एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है, लाइफ जो फैमिली की लाइफ होती है वो मेंटेन रहती है किस तरीके से होनी चाहिए, और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी अपब्रिंगिंग भी जो है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, इन रूल्स के माध्यम से। दीज रूल डिफर फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। वही है कि अलग अलग सोसाइटी में हमको अलग अलग रूल्स देखने को मिलते हैं, पर पर्पस इनका कॉमन होता है, और पर्पस होता है रेगुलेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स। ओके, तो पहला क्या है हमारा, रूल्स ऑफ। देखिए, नाम से पता चल रहा है, एंडो मतलब होता है इंटरनल, गैमी मतलब मैरिज। मतलब ये कि पर्सन मस्ट मैरी विद इन हिज और हर ओन सोशल ग्रुप। मतलब अपने सोशल ग्रुप या अपनी कम्युनिटी के अंदर ही शादी करना। ठीक है, जैसे कास्ट के अंदर, ट्राइब के अंदर, रिलीजन के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, अब ये बहुत सारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज में हमको देखने को मिलता है कि एंडोगेमी फॉलो की जाती है। जैसे इंडिया के अंदर कास्ट के जो सेम कास्ट के लोग होते हैं वो आपस में शादी करते हैं, इसको एंडोगेमी बोलते हैं, कास्ट एंडोगेमी। ठीक है, रिलीजन के अंदर शादी करते हैं। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि एंडोगेमी से क्या होता है कि जो लोगों का कस्टम और ट्रेडिशन है एक पर्टिकुलर ग्रुप का वो प्रिजर्व रहता है। ठीक है, आपस में सेम कॉमन ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, सेम चीजों को फॉलो करते हैं, सेम कस्टम को फॉलो करते हैं, तो इससे क्या रहेगा, आपका कस्टम और ट्रेडिशन प्रिजर्व रहेगा। अगर आप किसी और डिफरेंट कस्टम ट्रेडिशन फॉलो करने वाले से शादी करेंगे तो आपका मिक्सअप हो जाएगा, और जो आपका पुराना कस्टम है वो यहाँ पे फेड अवे हो सकता है इस रीजन की वजह से। सेकेंड इज रूल ऑफ एक्सो मतलब होता है एक्सटर्नल, गैमी मतलब मैरिज। ठीक है, नाम से याद रखना। इसका मतलब होता है पर्सन मस्ट मैरी आउटसाइड अ पर्टिकुलर ग्रुप, कि एक पर्टिकुलर ग्रुप से बाहर ही आपको शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम इंडिया की कंटेक्स्ट में बात करें तो जैसे बहुत सारी जगहों पे क्लान एक्सोगेमी होती है। मतलब आप सेम क्लैन के अंदर शादी नहीं कर सकते। आप जिस क्लैन से बिलोंग करते हैं, आप जिस गोत्रा से बिलोंग करते हैं, उस सेम क्लैन गोत्रा के लोगों से आप शादी नहीं कर सकते, या क्लोज ब्लड रिलेटिव्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, जैसे गोत्रा की अगर बात कर ले जाए तो ठीक है, तो वो क्या वो बोलते हैं कि एक सेम सिस्टर्स और ब्रदर का रिलेशनशिप होता है, इसलिए हमें गोत्र से बाहर होकर ही शादी करनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, दिस रूल प्रिवेंट्स द मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव एंड प्रमोट हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप। यही चीज देखी हमने। ऑलराइट, देन रूल ऑफ इंसिस्ट। देखिए, इंसिस्ट टैबू एक यूनिवर्सल रूल है जो कि प्रोहिबिट करता है मैरिज या फिर सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन दी क्लोज ब्लड रिलेटिव। ठीक है, प्रोहिबिशन है यहाँ पे इन लोगों के बीच में मैरिज होना। ठीक है, जैसे कि पेरेंट्स या चिल्ड्रंस के बीच में, या ब्रदर और सिस्टर्स के बीच में। ठीक है, ये सारी चीजें। दिस रूल एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज। हम सभी जितनी भी हम सोसाइटी देखते हैं, ऑलमोस्ट सभी सोसाइटी में ये रूल होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रूल बोला गया, इंसिस्ट टैबू। ठीक है, अब ये किया क्यों जाता है, टू प्रोटेक्ट द फैमिली वैल्यूज एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। ठीक है, क्योंकि क्लोज ब्लड रिलेटिव में ज्यादातर इनब्रीडिंग होती है, तो इससे जेनेटिक डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, देन रूल ऑफ मोनोगैमी एंड। अब मैरिज रूल ये भी बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्पाउसेस एक इंसान एक टाइम पे कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मोनोगैमी की अगर हम बात करें, मोनोगैमी क्या होता है कि आपका सिर्फ एक ही पार्टनर होगा एट अ टाइम। ठीक है, किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद अगर आपका दूसरा पार्टनर हो रहा है तो उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, पर एक समय पर एक ही इंसान आपका स्पाउस होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोगैमी। फिर पॉलीगैमी क्या होता है कि एक टाइम पर आपके एक से ज्यादा स्पाउसेस हैं, तो उसको पॉलीगैमी बोला जाता है। पॉलीगैमी में हम पॉलीगाइनी की बात करते हैं कि एक मैन की मल्टीपल वाइव्स होती हैं। ठीक है, और पॉलीआंड्री में एक वुमेन के मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं। ठीक है, हालांकि जैसे पॉलीआंड्री जो होता है कि एक वुमेन के मल्टीपल हस्बैंड्स होना, ये बहुत कम सोसाइटीज में देखा जाता है, जबकि पॉलीगाइनी हमें बहुत सोसाइटीज में देखा जाता था। अगर अभी तो प्रेजेंट में नहीं है, अभी प्रेजेंट में मोनोगैमी ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन पॉलीगाइनी जो जैसे राजा महाराजाओं के जो टाइम हुआ करता था उस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉलीगाइनी हुआ करती थी। ठीक है, देन लीगल रूल्स।
अब देखिए हमें ऑलमोस्ट हर कंट्री में देखने को मिलता है मैरिज से रिलेटेड लीगल जो लॉज होते हैं वो सारी चीजें, ठीक है। अब इन लॉज में होता क्या क्या है, जैसे कि मिनिमम एज बताना मैरिज के लिए क्या होनी चाहिए एक पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है। जो दोनों पार्टनर है उनके फ्री कंसेंट को लेके लॉज होते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगी, और रेस्ट्रिक्शन ऑन चाइल्ड मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज या फोर्स्ड मैरिज उन पर रेस्ट्रिक्शन करना, इन सबको रिलेटेड कुछ ना कुछ लॉज होते हैं हर कंट्री में, ठीक है। और ये जो लॉज होते हैं वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। देन सोशल एंड रिलीजियस, अब जो हमारे सोशल कस्टम्स होते हैं, जो रिलीजियस बिलीव होते हैं, ये भी मैरिज को गाइड करते हैं, ठीक है। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग सेरेमनीज ट्रेडिशन को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, मैरिज के टाइम पर। और फैमिली और कम्युनिटीज जो होती हैं वो एक्सपेक्ट करती हैं अपने कपल से कि ये सारी कस्टम्स को वो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो मैरिज है, मैरिज इज नॉट जस्ट अ पर्सनल रिलेशनशिप बट ऑल्सो अ सोशल इंस्टीट्यूशन। ये सिर्फ एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है जहाँ पे कपल्स आपस में आ रहे हैं, एग्री कर रहे हैं मैरिज के लिए, बट ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि रूल्स के द्वारा गवर्न किया जाता है। एंडोगेमी, एक्सोगेमी, इंसेस्ट, टैबू, मोनोगेमी, ये सारे रूल्स हमने देखे, ठीक है। इनसे क्या होता है, इनसे फैमिली स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, सोशल हार्मनी मेंटेन रहती है। ऑलराइट, these rules protect individuals, strengthen society, ensure proper functioning of a family life. All right. Next question. Describe the characteristics and function of family. अब देखिए फैमिली क्या है, फैमिली एक ओल्डेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप होता है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, जहां हम पैदा होते हैं, जहां हम बड़े होते हैं, ठीक है। और फैमिली हमें लव, केयर, प्रोटेक्शन, गाइडेंस ये सब प्रोवाइड करती है। और हमारी जो पर्सनालिटी होती है, हमारी वैल्यूज, हमारी बिहेवियर, इन सबको शेप करने का काम जो है हमारी फैमिली करती है स्टार्टिंग में, ठीक है। और हर सोसाइटी में फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फैमिली के। पहला, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। देखिए फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन हमको ऑलमोस्ट हर सोसाइटी और कल्चर में देखने को मिलता है। अब इसके फॉर्म्स और स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, सोसाइटी पे वेरी करता है, ठीक है, लेकिन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन फैमिली हमें हर जगह देखने को मिलती है, ठीक है। इसलिए ये यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। देन बेस्ड ऑन मैरिज, जो फैमिली है वो यूजुअली मैरिजेस के थ्रू बनती है, ठीक है। दो एडल्ट्स के बीच में मैरिज होती है, फिर फैमिली बनती है। मैरिज क्रिएट्स अ सोशली एक्सेप्टेड रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हमने पढ़ा भी मैरिज के बारे में ऊपर, ठीक है। देन इमोशनल बॉन्ड, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो आपस में बहुत ही इमोशनली तरीके से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो शेयर करते हैं लव, अफेक्शन, केयर, इमोशनल अटैचमेंट, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर कॉमन रेजिडेंस, ज्यादातर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो साथ में ही रहते हैं, उनका कॉमन रेजिडेंस होता है, ठीक है, एक ही हाउस में। लिविंग टुगेदर हेल्प्स देम शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सपोर्ट ईच अदर। अब इस चीज से होता क्या है कि आपस में वो साथ में रहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर होती हैं और आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी कर पाते हैं। देन ब्लड एंड किनशिप रिलेशंस। अब फैमिली में कौन कौन होता है, देखिए फैमिली में वो लोग होते हैं जो कि ब्लड से रिलेटेड होते हैं आपस में, ठीक है, मैरिज से या फिर अडॉप्शन से भी, ठीक है। तो जो लोग अडॉप्टेड होते हैं वो भी फैमिली का ही हिस्सा होते हैं। पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग, ये सब फैमिली का एक मेंबर होते हैं। देन स्मॉल एंड प्राइमरी ग्रुप, जो फैमिली होती है वो हमारा स्मॉल सोशल ग्रुप होती है, ठीक है। जो फैमिली होती है वहां से हम लोग क्लोज और जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन किससे होता है, हमारी फैमिली से होता है, जहाँ पे हम पैदा होते हैं, जहाँ हम बड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए स्मॉल एंड प्राइमरी ग्रुप। फिर परमानेंट इंस्टीट्यूशन, देखिए ऑल्दो इंडिविजुअल मेंबर्स मे चेंज ड्यू टू बर्थ, मैरिज और डेथ, द फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूज। इसका मतलब ये है, मान के चलिए पहले क्या हुआ करता था, एक यहाँ पे दो पेरेंट्स थे, ठीक है, इनका एक बेबी था, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि इसकी शादी हुई, इसका भी एक बेबी हुआ। अब ये हमारी एक फैमिली थी ना पहले, ये वाली एक फैमिली थी। अब क्या हुआ कि इसकी जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो गई मान के चलो, ठीक है। तो अब ये वाली फैमिली कंटिन्यू हो गई, तो ठीक है, तो फैमिली में क्या होगा, मेंबर्स आते जाते रहेंगे। अब इनका बच्चे का बर्थ होगा तो मेंबर आ गया, इनकी डेथ हो गई तो मेंबर चले गए, लेकिन फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन ये तो रहेगा ही ना, मेंबर चाहे आए जाए। समझ में आ रही है बात? और मेंबर किस पे डिपेंड करते हैं, ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन, हमने बात की थी पहले। अब देखते हैं फंक्शन क्या होते हैं फैमिली के। पहला है हमारा रिप्रोडक्शन। देखिए फैमिली हमारी इंश्योर करती है कंटिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी थ्रू बर्थ एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। बर्थ से क्या होगा कि आगे की जो जनरेशन है वो आएंगी, ठीक है। अपब्रिंगिंग जो है चिल्ड्रंस की वो कौन करता है, फैमिली तो करती है, ठीक है, तो इसलिए ये एक फंक्शन हुआ। सेकंड इज सोशलाइजेशन, जो फैमिली है वो बच्चे को सिखाती है, ठीक है, वैल्यू सिखाती है, कस्टम सिखाती है, बिहेवियर सिखाती है, किस तरीके से सोशल रूल्स को फॉलो करना है, ये सारी चीजें, सोसाइटी में कैसे रहना है, ठीक है। तो फैमिली का रोल क्या होता है, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस। इट हेल्प्स देम बिकम रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। देन इकोनॉमिक फंक्शन, देखिए तो फैमिली क्या करती है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और जो बेसिक नीड्स होती हैं वो प्रोवाइड करवाती है अपने फैमिली मेंबर्स को, ठीक है। और मेंबर आपस में एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं।
देन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, जो फैमिली होती है वो मेंबर्स को, जो उसकी फैमिली के मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देती है, चाहे वो प्रोटेक्शन फिजिकल हो, इमोशनल हो, सोशल प्रॉब्लम से डील करने के लिए हो, कोई भी हो, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है यहाँ पर। जैसे अगर कोई बीमार हो जाता है तो हमारे परिवार वाले तो हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं, ठीक है, अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम अपने परिवार वालों से सपोर्ट के लिए वो करते हैं कि हमें वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर इमोशनल सपोर्ट, जो फैमिली है वो हमें लव, अफेक्शन, इंकरेजमेंट, ठीक है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील करवाती है और ये हमें एक इमोशनल स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। इससे जो होता है हम अपनी लाइफ के जो स्ट्रेसेस होते हैं, डिफिकल्टीज होती है, चैलेंजेस होते हैं, उनको और अच्छे से फेस कर पाते हैं, ठीक है। फिर एजुकेशनल फंक्शन, जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को गुड बिहेवियर सिखाते हैं, ठीक है, कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में, जो डिसिप्लिन किस तरीके से मेंटेन करना है, मोरल वैल्यूज मेंटेन करना है, सब कुछ सिखाते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को। और फिर फॉर्मल एजुकेशन देना भी। देन सोशल कंट्रोल, फैमिली गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर बाय टीचिंग राइट्स एंड रॉन्ग। तो क्या होता है, जो फैमिली होती है वो अपने मेंबर्स को गाइड करती है, ठीक है, सही क्या होता है, गलत क्या होता है, ये समझाती है, बताती हैं, ठीक है, उन्हें गलत करने से रोकती हैं। तो इस चीज से क्या होता है, समाज में एक सोशल कंट्रोल बना रहता है। ऑलराइट। देन रिक्रिएशन, फैमिली मेंबर स्पेंड टाइम टुगेदर, फैमिली मेंबर्स आपस में साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, फेस्टिवल साथ में मनाते हैं, गेम्स खेलना, आउटिंग करना, ठीक है। इन सब चीजों से क्या होता है, एक फैमिली रिलेशनशिप जो होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि फैमिली एक फाउंडेशन है सोसाइटी का, ठीक है, ये हमारी जो फिजिकल नीड्स होती हैं, इमोशनल नीड्स होती हैं, उनको फुलफिल करने का काम करती हैं, ठीक है, हमें सोशल वैल्यू सिखाती है फैमिली, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है फैमिली, ठीक है। और हमने देखिए फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, हमने फंक्शंस की बात की फैमिलीज के। इस चीज से क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है, साथ ही साथ जो सोसाइटी होती है उसकी भी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मैरिज एंड माइग्रेशन। देखिए जो मैरिज है और माइग्रेशन दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज में क्या होता है, जो मैरिज होती है, ठीक है, ये एक रीजन है, एक कारण है। बहुत सारे कारण होते हैं वैसे तो माइग्रेशन के, लेकिन जो मैरिज है ये वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। अब माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, ठीक है, या तो आप विद इन द कंट्री शिफ्ट हो रहे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक रीजन से दूसरे रीजन, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री, वो सब माइग्रेशन में ही काउंट होता है, ठीक है। मैरिज ऑफन चेंजेस पर्सन प्लेस ऑफ रेजिडेंस, सोशल रिलेशनशिप एंड इकोनॉमिक लाइफ। और मैरिज की वजह से क्या होता है, इंसान के जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस होता है वो भी चेंज होता है, सोशल रिलेशनशिप चेंज होता है और इकोनॉमिक लाइफ भी चेंज होती है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैरिज होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है माइग्रेशन पैटर्न्स पे, ठीक है। मैरिज एज अ कॉज ऑफ माइग्रेशन। अब मैरिज की वजह से माइग्रेशन कैसे होता है, देखिए मैरिज के बाद क्या होता है, जो ब्राइड होती है, जो दुल्हन होती है, वो हस्बैंड के घर पे जाती है, ठीक है, अपनी जो फैमिली होती है उसको छोड़ के हस्बैंड के घर पे वो रहने जाती है फॉर ऑल हर लाइफ। तो इसकी वजह से क्या होता है, माइग्रेशन होता है, वो जिस जगह पहले रह रही होती है उसको छोड़ के दूसरी जगह जाती है जिसका हस्बैंड का घर होता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, माइग्रेशन होता है। और ऐसे माइग्रेशन को हम मैरिज माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो एक एक विलेज से दूसरी विलेज में जाना हुआ, एक टाउन से दूसरे टाउन में जाना हुआ, सिटी से दूसरी सिटी, या इवन कंट्री भी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज माइग्रेशन। पहला है हमारा रूरल टू रूरल माइग्रेशन, एक विलेज से दूसरे विलेज में माइग्रेट हो जाती है, ठीक है, जो वुमेन होती है वो अपने अपने गांव को छोड़ के अपने हस्बैंड के गांव में चली जाती है। दूसरा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, जहाँ पे वुमेन जो है वो विलेज में रह रही होती है और उसका जो हस्बैंड है वो मान के चलिए अर्बन एरिया में काम कर रहा होता है, तो वो अपने विलेज को छोड़ के अर्बन एरिया में चली जाती है, इसको बोलते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। फिर अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, यहाँ पे जो ब्राइड होती है वो भी अर्बन एरिया में रह रही होती है, उसका हस्बैंड भी अर्बन एरिया में रह रहा होता है, बस रीजन चेंज हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी, ठीक है। फिर इंटरनेशनल मैरिज माइग्रेशन, यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पाउस होते हैं वो आपस में मूव कैसे कर रहे होते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री कंट्री ही यहाँ पर चेंज हो रही है, ठीक है। किसी फॉरेन सिटीजन से अगर आपने शादी करी तो भी आपका ये मैरिज माइग्रेशन हो जाता है, इंटरनेशनल मैरिज माइग्रेशन, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट देखते हैं अब इसका क्या होगा। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या रहता है कि जो जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आप न्यू फैमिली से मिल रहे हैं, नए कस्टम्स को देखेंगे, नए ट्रेडिशंस देखेंगे, लैंग्वेज, लाइफस्टाइल, उनका रहने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बीच में आपको एडजस्ट होना पड़ता है। Alright, and this process helps in exchange of culture and strengthen social ties between different community। और इस चीज से क्या होता है कि अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में जब मैरिजेस होती हैं और माइग्रेशन होता है ऐसा, तो जो होता है सोशल टाइज होती हैं आपस में स्ट्रेंथन होती हैं हम, ठीक है, सोशल टाइज जो है वो स्ट्रांग होती हैं, कल्चर का एक्सचेंज होता है, एक दूसरे से हम कल्चर का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जो एडजस्टमेंट होती है बहुत बहुत टाइम क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए ऐसी चीजों में एडजस्ट करना जो उनके लिए बिल्कुल अलग है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट,
अब देखिए पर्सन में गेट बेटर एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आफ्टर मूविंग टू न्यू प्लेस। कई बार ऐसा होता है कि माइग्रेशन के से क्या होता है, जिस नई जगह आप जाते हैं वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं। और जो लोग मूव करते हैं, ठीक है, मान के चलिए आप अपनी फैमिली को छोड़ के, स्पाउसेज जो है वो दोनों अलग जगह जा रहे हैं जहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो पैसे जो है वो अपने पेरेंट्स को भेज सकते हैं, ठीक है, जो उनकी पहले जो फैमिली में रहते थे वहां पर। ऑन दी अदर हैंड माइग्रेशन कैन इंक्रीज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। पर होता क्या है, दूसरी तरफ ये भी है, देखो अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिल सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है ना कि जो आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है। आप अपनी एक फैमिली, खुद की फैमिली जब बनाएंगे तब आपके फिर खर्चे भी बढ़ेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। अब बात करते हैं चैलेंजेस की, कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इस मैरिज माइग्रेशन की वजह से। तो पहला तो यही है कि नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर दूसरा ये कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको छोड़ के जाना पड़ता है, उनसे सेपरेट होना पड़ता है। लैंग्वेज एंड कल्चर डिफरेंसेस, जिस नई जगह पे हम जा रहे होते हैं वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर अलग होता है हमारे से, ठीक है, कई बार तो हम एडजस्ट करने में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं हमें। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर वुमेन। तो नई जगह पे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल भी जाती हैं, कई बार होता है नहीं भी मिलती हैं, ठीक है। स्पेशली अगर वुमेन की बात करी जाए तो वहां पर हमको क्या होता है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं मिलती मोस्ट ऑफ द टाइम। इमोशनल स्ट्रेस एंड होम सिकनेस, होम सिकनेस में घर की याद आती है, ठीक है, पेरेंट्स की याद आती है, फ्रेंड्स की याद आती है जो हमारे पुराने होते हैं, ये सारी चीजें। सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी हेल्प्स माइग्रेंट्स ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। तो हमने यही देखा कि मैरिज एंड माइग्रेशन आपस में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि मैरिज की वजह से जो पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर ज्यादातर माइग्रेशन होते हैं, ठीक है, मैरिज की वजह से। इट चेंजेस अ पर्सन प्लेस ऑफ रेजिडेंस, और मैरिज की वजह से क्या होता है, जो पर्सन का रेजिडेंस प्लेस होता है वो भी उसको चेंज करना पड़ता है, सोशल लाइफ में चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस में चेंजेस आते हैं। अब जो मैरिज माइग्रेशन है उसकी वजह से हमें अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, नई नए एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं, पर उसके साथ साथ चैलेंजेस भी तो होते हैं कि हमें नई जगह पे एडजस्ट करना है, ठीक है, वहाँ पे सपोर्ट का प्रॉब्लम होता है, हमारी जो पुरानी फैमिली फ्रेंड्स होते हैं उनसे दूर होना पड़ता है, ये सारी चीजें, ठीक है। Thus, the relationship between marriage and migration is important to understand family life, social change and population movement. Alright? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द मॉडर्न फैमिली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फैमिली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। देखिए फैमिली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर बात की जाए तो, क्योंकि ये हमें लव, केयर, सिक्योरिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फैमिली मेंबर से हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है। अब इंडियन फैमिली की बात की जाए तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले हैं, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ठीक है, और लोगों की लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहे हैं इस वजह से भी। और इसी के रिजल्ट ये है कि मॉडर्न फैमिलीज जो अभी हम देखते हैं वो बहुत डिफरेंट हो गई हैं ट्रेडिशनल फैमिली से। अब इन डिफरेंसेस को समझते हैं। फर्स्ट इज फैमिली। ट्रेडिशनल फैमिली की अगर बात की जाए तो वहां पर हम लोग ज्वाइंट फैमिली ज्यादा देखने को मिलती थी, ठीक है, जहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, ठीक है, अंकल आंट्स, ये सब लोग इकट्ठे होकर रहा करते थे। अगर मॉडर्न फैमिली की बात की जाए तो यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली हमें ज्यादा देखने को मिलती है, जहाँ पर पेरेंट्स और उनके बच्चे ही रहते हैं बस, ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग अगर ट्रेडिशनल फैमिली की बात की जाए तो यहाँ पर एल्डेस्ट मेंबर था उस पर ज्यादा पावर हुआ करती थी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, जैसे हमारे जो दादाजी टाइप के लोग हुआ करते थे, हमारे फादर्स हुआ करते थे, उनके पास में। लेकिन अगर मॉडर्न फैमिलीज की बात की जाए तो जो डिसीजन है वो ज्वाइंटली लिया जाता है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ्स ये साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं, और यहाँ पे बच्चों की बात भी सुनी जाती है, ठीक है। देन रोल ऑफ वुमेन। ट्रेडिशनल फैमिलीज में वुमेन्स का ज्यादा रोल नहीं हुआ करता था डिसीजन मेकिंग में, या कोई भी जब इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते थे घर को लेकर, ठीक है। वुमेन का काम क्या हुआ करता था कि सिर्फ वर्क, जो हाउस होल्ड वर्क है उसको देखना और बच्चों को संभालना, ठीक है। लेकिन अगर मॉडर्न फैमिली की बात की जाए तो यहाँ पर वुमेन इक्वली रोल प्ले कर रही हैं, यहाँ पर एजुकेटेड है वुमेन, ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, पार्टिसिपेट करती हैं जॉब्स में, डिसीजन मेकिंग में। देन मैरिज। ट्रेडिशनल फैमिली की अगर बात करें तो वो अरेंज मैरिजेस प्रेफर करते थे, जो कि किस पे बेस हुआ करती थी, क्या कास्ट है, जो पार्टनर है उनका क्या कास्ट होना चाहिए, क्या रिलीजन होनी चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड, इन सबको चेक करके ही अरेंज मैरिजेस को फिक्स किया जाता था। लेकिन अगर मॉडर्न फैमिली की बात की जाए तो यहाँ पर लव मैरिजेस को भी एक्सेप्टेंस मिलती है, जो कपल्स हैं उनकी पर्सनल चॉइसेस को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है। देन एजुकेशन। जो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं वहाँ पर बेसिक एजुकेशन पर ही फोकस किया जाता था बस, ठीक है, और वो भी स्पेशली फॉर बॉयज, ठीक है। लेकिन मॉडर्न फैमिलीज में क्या होता है कि हायर एजुकेशन पर भी फोकस किया जाता है, उनको भी इंकरेजमेंट दी जाती है, और साथ ही साथ चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो दोनों की ही एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है यहाँ पर। देन
देखिए ट्रेडिशनल फैमिलीज ज्यादातर एग्रीकल्चर या फैमिली बिजनेस में एंगेज हुआ करती थी। ठीक है, जो भी उनके दादा फादर्स वो सब कर रहे हैं वही जो आगे की जनरेशन है वो करना प्रेफर करती थी। लेकिन मॉडर्न फैमिलीज में क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग प्रोफेशन को चूज कर रहे हैं लोग। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट कंपनी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी। जैसे हमारे फादर्स है उनकी जॉब अलग है और हम किसी और जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वैसे उस तरीके से। देन रिलेशनशिप, ट्रेडिशनल फैमिलीज की अगर बात की जाए तो जो फैमिली बॉन्ड्स थे वो काफी स्ट्रांग हुआ करते थे। ठीक है, ट्रेडिशनल फैमिलीज में वहाँ पर जो मेंबर्स थे वो आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते थे। ठीक है, लेकिन मॉडर्न फैमिलीज में क्या होता है, वैल्यू तो दी जाती है रिलेशनशिप्स को, पर पहले की जितना नहीं हम कह सकते, क्योंकि अब क्या है, लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, फैमिली मेंबर्स, तो वो टाइम नहीं है। और दूसरी बात यह कि इंडिविजुअल जो चॉइस है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है मॉडर्न फैमिलीज में। देन वैल्यूज एंड लाइफ, देखिए जो ट्रेडिशनल फैमिलीज थी वो कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजियस प्रैक्टिस इन सबको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया करती थी। ठीक है, लेकिन अगर हम मॉडर्न फैमिलीज की बात करें तो ये ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट तो देती हैं, लेकिन क्या है कि जो न्यू आइडियाज है, ठीक है, उनको लेकर भी ओपन है। ठीक है, मॉडर्न लाइफस्टाइल फॉलो करती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी को फॉलो करती हैं और न्यू आइडियाज को लेकर काफी ज्यादा ओपन माइंडेड है। अब एडवांटेजेस देखते हैं मॉडर्न फैमिलीज के क्या है। प्रमोट्स इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, इक्वालिटी देखने को मिलती है हमें। ठीक है, सेकेंड, इनकरेजेस एजुकेशन एंड करियर ग्रोथ। ठीक है, एजुकेशन और करियर ग्रोथ को यहाँ पर इंकरेजमेंट मिलती है मॉडर्न फैमिलीज के थ्रू। देन प्रोवाइड मोर प्राइवेसी एंड इंडिपेंडेंस, यहाँ पर पर्सनल चॉइसेस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, इंडिविजुअल चॉइसेस को इंपॉर्टेंस दी जाती है। हेल्प्स इंडिविजुअल मेक देयर ओन लाइफ चॉइसेस, अडेप्ट इजिली टू चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, तो देखिए ट्रेडिशनल फैमिलीज और मॉडर्न फैमिलीज दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, ट्रेडिशनल फैमिली की बात करें तो ठीक है, यहाँ पे हमें इमोशनल सपोर्ट ज्यादा देखने को मिलता है, कल्चरल वैल्यूज ज्यादा फॉलो करते हैं लोग ट्रेडिशनल फैमिलीज में, यूनिटी ज्यादा देखने को मिलती है। और मॉडर्न फैमिलीज की क्या स्ट्रेंथ है कि यहाँ पर इक्वालिटी को इंकरेजमेंट मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है, इंडिविजुअल चॉइसेस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो ये सब। और आज की अगर हम बात करें, इन टुडेज इंडिया मैनी फैमिलीज ट्राई टू कंबाइन द गुड क्वालिटीज ऑफ बोथ द सिस्टम। मतलब ट्रेडिशनल फैमिली और मॉडर्न फैमिली दोनों की जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, वो बहुत सारी फैमिली दोनों की अच्छी क्वालिटीज को साथ में रखना चाहती हैं। ऑलराइट, इससे क्या होता है, दिस बैलेंस हेल्प्स प्रिजर्व इंडियन कल्चर व्हाइल मीटिंग द नीड्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। मतलब हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वो प्रिजर्व भी रहता है और साथ ही साथ जो मॉडर्न सोसाइटी की नीड्स है वो भी फुलफिल होती है। तो यहाँ पर हमने अपने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारी क्लास की जितनी भी अपडेट्स हैं वो वहीं पे आपको मिलेगी, तो उसको ध्यान से ज्वाइन कर लेना। ओके गाइस, थैंक यू।